नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कफ, खांसी और उसके कॉमन मेडिकेशंस या उसके कॉमन कफ सिरप्स के बारे में। और उसका रीजन ये है क्योंकि कफ एक ऐसी परेशानी है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए हम कॉमनली केमिस्ट्स के पास जाके दवाई ले लेते हैं बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के। सो ये ओवर द काउंटर अवेलेबल होते हैं एंड हम उसको रिस्पॉन्सिबली नहीं लेते हैं। कोई भी कफ सिरप हम ले लेते हैं खांसी के लिए जो कि मेडिकली नहीं रिकमेंडेड है। सो कफ आखिर होता क्या है? कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो आपकी बॉडी में जनरेट होता है एक्सपेक्टोरेट करने के लिए म्यूकस को, थिक म्यूकस या हम बलगम जिसको बोलते हैं उसको बाहर निकालने के लिए, या फिर कोई फॉरेन बॉडी आपके थ्रोट में, लंग्स में है, उसको बाहर निकालने के लिए जो रिफ्लेक्स होती है उसको हम कफ बोलते हैं, कफ रिफ्लेक्स बोलते हैं। और ये जनरेट होती है क्योंकि आपके थ्रोट में, एयरवे में एंड लंग्स में कुछ सेंसर्स होते हैं जो जब इरिटेशन होती है उन सेंसर्स में तो कफ रिफ्लेक्स जनरेट होती है। ये कफ रिफ्लेक्स या तो जो जमा हुआ बलगम है उसको बाहर निकालती है या फिर कोई फॉरेन बॉडी है, कोई इरिटेंट है जो अवेलेबल है उसको बाहर फेंकने की कोशिश करती है। तो ये बेसिकली आपका कफ रिफ्लेक्स होती है। और कफ अब दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइंड होती है। पहली कफ होती है ड्राई कफ जिसको बोलते हैं, या कफ विदाउट स्प्यूटम, कफ बिना बलगम के। इसको हम नॉन प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं क्योंकि इसमें बलगम नहीं होता है। ऐसी कफ को सप्रेस करना जरूरी होता है क्योंकि यह बहुत परेशानी कॉज करती है और चीजों में प्रॉब्लम कॉज करती है। देन सेकेंड तरह की कफ होती है जिसमें कफ विद स्प्यूटम या कफ बलगम के साथ, या प्रोडक्टिव कफ जिसको बोलते हैं। अब इस कफ में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इसको होने दें और इसको हेल्प करें, जो कि ये म्यूकस को बाहर निकालने में, बलगम को बाहर निकालने में हेल्प करती है और इसको सप्रेस नहीं किया जाता है। इसकी अलग मेडिकेशन है। सो अब चलते हैं कफ के मेडिकेशंस या कफ के सिम्टोमैटिक मेडिकेशंस। रीजन क्योंकि हम अभी ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिम्टोमैटिक रिलीफ की बात कर रहे हैं। उसके लिए जो कफ सिरप्स या मेडिकेशंस अवेलेबल है वो क्या है? सो पहला होता है डिमल्सेंट्स। डिमल्सेंट्स कुछ नहीं, कफ लॉजेंजेस होती हैं या कफ टॉफीज होती हैं जो कि हम मार्केट से लेते हैं, विक्स की गोलियां या कुछ भी होती हैं, स्ट्रेप्सिल्स होते हैं, ये सब पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो अवेलेबल होती हैं कफ लॉजेंजेस। और ये टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड करती हैं, आपके थ्रोट को सूदिंग करती हैं, जिससे कि जो सेंसेशन कफ की जनरेट हो रही है वो टेम्पररीली सबसाइड हो जाए, टेम्पररीली सप्रेस हो जाए। देन सेकेंड कैटेगरी होती है एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स में भी दो तरह के होते हैं। पहले तरह का एक्सपेक्टोरेंट होता है जो कि ब्रोंकियल सिक्रीशन इंक्रीज करता है, मीनिंग जो आपका म्यूकस है उसके साथ साथ और म्यूकस की प्रोडक्शन करता है, थिन म्यूकस की। तो होता क्या है, थिक और थिन म्यूकस बनके एक स्लाइमी लेयर या थिनर म्यूकस हो जाता है जो कि इजीली एक्सपेक्टोरेट हो जाता है, इजीली बाहर निकल पाता है। इसमें पॉपुलर है सोडियम एंड पोटेशियम सिट्रेट। ये सॉल्ट्स और फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं जो कि ब्रोंकियल सिक्रीशन इंक्रीज करते हैं। इसका इफेक्ट सेम है एज स्टीम इनहेलेशन और सॉल्ट सलाइन गागल्स। सॉल्ट सलाइन गागल्स या स्टीम इनहेलेशन भी सेम करते हैं कि थोड़ा सा थिन सिक्रीशंस को थिन कर देते हैं, थिनर कर देते हैं। सॉल्ट और सिक्रीशन बनाता है और उसकी वजह से थिक और थिन म्यूकस इजीली थिन हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसका सेकंड ब्रॉड कैटेगरी जो अवेलेबल है एक्सपेक्टोरेंट्स के अंदर, वो क्या करता है, वो इंक्रीज्ड सिक्रीशन तो करता है, बस म्यूकोलाइटिक एक्शन भी साथ में होता है। तो बेसिकली वो म्यूकस को तोड़ता है, जो बलगम है उसको तोड़ता है और साथ में उस बलगम को तोड़ने के साथ साथ उसमें और सिक्रीशन करता है। तो थिक बलगम टूट गया और उसके साथ और पानी बन गया तो वो थिन म्यूकस हो जाता है, बहुत इजीली बाहर निकल जाता है। इसके फॉर्मुलेशंस और केमिकल जो अवेलेबल है वो है एम्ब्रोक्सिल एंड ब्रोमहेक्सिन। एम्ब्रोक्सिल एंड ब्रोमहेक्सिन, ये दो पॉपुलर सॉल्ट्स या फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं। देन आ जाते हैं हमारी तीसरी ब्रॉड कैटेगरी जो कि है एंटीटूसिव्स। एंटीटूसिव्स बेसिकली आपके ब्रेन में काम करते हैं और ये क्या करते हैं, आपके ब्रेन के कफ रिसेप्शन को कम कर देते हैं। मीनिंग आपका कफ का सेंसर थ्रोट में या लंग्स में जनरेट होता है, सेंसर्स जो जनरेट होते हैं, इरिटेट होते हैं, वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं, लेकिन ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं करता है क्योंकि एंटीटूसिव्स ब्रेन के इस रिस्पॉन्स को कम कर देते हैं, सिडेट कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। एंड दूसरा एक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, लंग्स पे और थ्रोट पे, जहां पर उन सेंसर्स के रिसेप्शन को भी कम कर देते हैं। तो
एंटीटूसिव्स दो तरीके से काम करते हैं। आपकी ब्रेन में सेंसेशन को कम कर देते हैं जो लंग से जा रही है, या फिर जो लंग्स और थ्रोट में सेंसेशन अवेलेबल है उसी को सप्रेस कर देते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये ड्राई कफ में काम आते हैं, जो कि हमें सप्रेस करनी जरूरी है, क्योंकि ड्राई कफ से और ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, पेशेंट परेशान रहते हैं, उनको हेडेक भी हो जाता है कभी कभी। तो ये ड्राई कफ में बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन ये हमें जानना जरूरी है कि ये म्यूकस थिक बलगम वाले कफ में नहीं देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। रीजन भी क्योंकि बलगम तो बाहर निकलना है किसी तरह। अगर हम बलगम वाले कफ में ये एंटीटूसिव्स दे देंगे तो बलगम बाहर नहीं निकलेगा, बलगम जमा हो जाएगा। अगर इन्फेक्शन है तो वो वहीं रहेगा। तो ये सिरप एंटीटूसिव्स देते हैं बिना बलगम वाले कफ में, ड्राई कफ में, या बहुत थिन म्यूकस हो, बहुत थिन, बहुत कम बलगम हो तभी देते हैं। या फिर कफ जो हो रही है वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपको कि आपको उसको सप्रेस करना जरूरी है, तभी एंटीटूसिव्स दिए जाते हैं। तो एंटीटूसिव्स के जो फॉर्मुलेशंस हैं वो है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, क्लोरफेनिरामीन, डाइफेनहाइड्रामीन एंड प्रोमेथाजीन। ये एंटीहिस्टामिनिक्स एंड अदर टाइप के फॉर्मुलेशंस हैं। बेसिकली ये 4 मोस्ट कॉमनली अवेलेबल फॉर्मुलेशंस हैं या सॉल्ट्स हैं कफ सिरप्स में जो अवेलेबल होते हैं। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, क्लोरफेनिरामीन, डाइफेनहाइड्रामीन एंड प्रोमेथाजीन, ये एंटीटूसिव्स हैं। अब हमारी चौथी ब्रॉड कैटेगरी है ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करते हैं, जो एयरवे होता है आपको उसको डायलेट करते हैं। कुछ लोगों में जिनको ब्रोंकियल एस्थमा होता है या एस्मा होता है, उनमें जो एयरवे होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसकी वजह से हवा नहीं जा पाती है। तो ऐसे केसेस में हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स इस एयरवे को वाइड कर देते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। और मोस्ट कॉमनली अवेलेबल जो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं वो है सैलब्यूटामॉल एंड टर्ब्यूटलीन। सो ये थे 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कफ मेडिकेशंस। सो अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो जैसे ग्रिलिंगटस आजकल बहुत कॉमन कफ सिरप है। सो ग्रिलिंगटस जो प्लेन बॉटल है वो अवेलेबल होती है ब्लू और ग्रीन स्ट्राइप बॉटल में, जिसमें की होता है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन एंड क्लोरफेनिरामीन। ये आपको लेना चाहिए जब आपको ड्राई कफ हो या बहुत कम म्यूकस वाली या बहुत कम बलगम वाली कफ हो। इसको बहुत सारे बलगम वाली कफ में नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो सॉल्ट है वो है एंटीटूसिव, जो कि कफ को सप्रेस करता है। देन सेकंड आता है ग्रिलिंगटस में ही ग्रिलिंगटस बीएम। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें होता है ब्रोमहेक्सिन एंड टर्ब्यूटलीन। ये दिया जाता है जिनको कि एस्थमा होता है और उनमें बलगम बन गया है। क्योंकि एस्थमा में ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन हो गई है, एयरवे कम हो गया है, तो टर्ब्यूटलीन उस एयरवे को बढ़ा देगा एंड ब्रोमहेक्सिन जो बलगम जमा है उसको बाहर निकालेगा, उसको तोड़ेगा, उसको बाहर निकालेगा। तो इसीलिए ग्रिलिंगटस बीएम दी जाती है एस्थमा के पेशेंट्स में जिनमें म्यूकस बन रहा है। देन आते हैं एम्ब्रोक्सिल, अलग से अवेलेबल होता है एज अ फॉर्मुलेशन, या फिर ब्रोमहेक्सिन अवेलेबल होता है अलग से एज अ फॉर्मुलेशन, या फिर कंबाइंड एम्ब्रोक्सिल प्लस ब्रोमहेक्सिन के कॉम्बिनेशन आते हैं। ये दिए जाते हैं जब बहुत ज्यादा बलगम बन रहा हो, थ्रोट में कफ बहुत ज्यादा बन रहा हो, तब ये दिए जाते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टोरेंट्स हैं जो कि बलगम को बाहर निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो इंटरेस्टिंग रहा होगा, और इसको देखने के बाद आप जब भी कफ होगा और उसकी मेडिकेशन खुद लेंगे या किसी अपने रिश्तेदार को या लव्ड वंस को देंगे तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह देंगे। इस वीडियो के आई होप आप नोट्स बना लें, अपने पास रख लें, ताकि जब भी कफ के लिए आपको दवाई लेनी हो तो आप इसको देखें और उसके हिसाब से ही केमिस्ट स्टोर पे जाके आप दवाई लें। और एक डिस्क्लेमर यहां पर है, हमने जो भी डिस्कस किया, हमने एलोपैथिक कफ मेडिकेशंस डिस्कस किया, हमने आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस जो अवेलेबल है उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। हमने एलोपैथिक केमिकल्स या एलोपैथिक कफ सिरप्स जो अवेलेबल है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे अगले वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।